वेलकम बैक इन द अनदर सीरीज ऑफ ABG मेड इजी। इस वीडियो डिस्कशन में हम ABG के बारे में समझेंगे और ABG को कैसे इंटरप्रेट करते हैं क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में। हम वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे इन अ सब्सिक्वेंट वीडियोस। सो आज शुरू करते हैं, समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ABG। सो क्वेश्चन इज ब्लड गैसेज वाई। ABG हमें जानना जरूरी क्यों है? सिंपल आंसर है बाय H.L. Mencken। Here is life is a struggle not against sin, not against money or power, but against the hydrogen ion. So this answers explains beautifully about the importance of H plus or blood gases or ABG in life. यहाँ देख सकते हैं it determines a difference between life and death. So ABG is that important. ABG को हमें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन लाइफ एंड डेथ ऑफ अ पेशेंट। सो थोड़ा समझते हैं नॉर्मल होम्योस्टेसिस हमारा कैसा होता है। नॉर्मल जो हमारा pH होता है दैट वी ऑल नो दैट इज pH 7.4। ये जो नंबर है दिस इज द नंबर ऑफ लाइफ। एंड जब एसिड और बेस हमारी बॉडी में एसिड प्रोडक्शन और साइमल्टेनियसली जो बेस का प्रोडक्शन होता है जब दोनों इक्वल होता है सो दिस नॉर्मल होम्योस्टेसिस मेंटेन। इट मीन्स ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑल आर हैपनिंग इन हार्मनी। ओके, एंड दिस इज द सर्वाइवल रेंज 7.35 to 7.45 इज द नॉर्मल pH। इससे ऊपर एल्कलोसिस, इससे कम एसिडोसिस, एंड दैट ऑल हैव अ रिस्क ऑफ लाइफ। ओके, so as long as pH is 7.4, acid base balance is well maintained, there is everything is all right, means तब तक सारी चीज़ें ठीक चल रही होती हैं। बट whenever there is abnormal acid base balance, acidosis or alkalosis, in that situation there is a abnormal homeostasis and something is wrong. Here we can say something is wrong and this is a warning। ये एक warning sign होता है to fix the problem that is causing acid base imbalance। Okay, and here there is a deranged physiology, so we should all take it very seriously when there is a ABG alterations and abnormal acid base balance in the body। So question rise होता है कि from here this acid base comes from। हमारी बॉडी में जो acid base जो डेवलप होते हैं, जो आते हैं, एक्चुअली वो आते कहाँ से हैं? सो वी ऑल नो हमारी जो बॉडी है इट इज़ अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है जिसमें कंटिन्यूस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं एंड दैट लीड्स टू जनरेशन ऑफ वेरियस एसिड एंड बेस। ओके, दैट्स गेट सर्कुलेटेड इन द बॉडी इन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्रिएट्स अ एसिड बेस पूल। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसिड बेस इन द बॉडी। नाउ क्वेश्चन आता है हु रेगुलेट्स द लोड ऑफ एसिड बेस। तो जो एसिड बेस हमारा जो डेवलप होता है उसको मेंटेन करता कौन है? बिकॉज ऑब्वियसली एसिड बेस का टाइट रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। सो हियर आर द 3 मस्कीटियर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप दिस नंबर ऑफ लाइफ दैट इज 7.4। दे कीप एवरीथिंग इन बैलेंस एंड दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू प्रिवेंट एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। ये 3 मस्कीटियर्स क्या क्या है? वन इज ब्लड बफर, अनदर इज रीनल सिस्टम एंड थर्ड इज योर लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तीनों की तीनों इन स्ट्रिक्ट हार्मोनी काम करते हैं टू मेक द pH 7.4 एंड टू मेंटेन द नॉर्मल लोड ऑफ एसिड एंड बेसिस। हाउ डू डू इट? ऐसा वो करते कैसे हैं? सो ब्लड बफर्स क्या करते हैं? दे मेंटेन इक्विलिब्रियम बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग H प्लस आयन, दस रेगुलेटिंग द pH। ओके, दे क्या करते हैं? वह तो H प्लस को ऐड करेंगे या फिर उसको रिमूव करेंगे बाई सब्सट्रैक्टिंग H प्लस, बिकॉज ये बफर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज ही होती है इस तरह से वो pH को मेंटेन करते हैं। एंड दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, दे आर द प्राइमरी रेगुलेटर्स, बट दे कैन नॉट मेंटेन pH विदाउट एडिक्वेट रीनल एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन। ये हमें जानना जरूरी है कि वो pH को मेंटेन नहीं कर सकते प्रॉपरली जब तक कि रेस्पिरेटरी एंड रीनल फंक्शन इज नॉर्मल एंड दे आर वर्किंग इन अ नॉर्मल वे। ओके, सो दिस इज अ बफर। बफर में कार्बोनिक बफर होते हैं, फॉस्फेट बफर होते हैं, प्रोटीन बफर होते हैं। सेकेंड योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलेट करता है बाय द CO2 रिटेंशन और CO2 वॉश आउट। या तो एसिडोसिस होगा तो ये CO2 को वॉश आउट करके CO2 को निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर एल्कलोसिस होगा तो दे ट्राई टू रिटेन CO2 दस मेकिंग
environment more acidic. Okay, renal system कैसे मेंटेन करता है? सिंपली वी हैव टू रिमेंबर H प्लस का एक्सक्रीशन करते हैं और बाइकार्बोनेट का रीजनरेशन करते हैं. तो बाय दिस टू मैकेनिज्म, या तो ये एसिड को एक्सक्रीट करेंगे इन यूरिन या फिर बाइकार्बोनेट को रीजनरेट करते हैं. एसिड को एक्सक्रीट कब करते हैं? जब बॉडी में ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है तो दे सीक्रेट एसिड इन द यूरिन एंड simultaneously they also can regenerate bicarbonate to maintain the acid base balance. Alright, so थोड़ा सा समझते हैं what is the basic concept. Basic concept क्या है? We all know that hydrogen ion concentration in extracellular fluid is determined by the balance between the partial pressure of carbon dioxide and concentration of bicarbonate in the fluid. Okay, and this relation, this is the equation. ये हमें पता है, ये equation. By doing this, H plus is equal to 24 into PCO2 divided by bicarbonate concentration. Okay, and remember यहाँ पे H plus की जो स्ट्रेंथ होती है that is in the nano equivalent per liter. ये बहुत ही एक स्मॉल क्वांटिटी होती है. Alright, so therefore at a normal PCO2 40 mmHg and a normal serum bicarb concentration of 24 milliequivalent per liter, the normal H plus normal concentration कितना होगा arterial blood का? If you can put here 24 multiplied by 40 divided by 24, this is 40 nano equivalent. सो दिस इज सो स्मॉल. ये H प्लस की कंसेंट्रेशन इतनी नेग्लिजिबल होती है, इतना स्मॉल कंसेंट्रेशन होता है, बट इट हैज़ अ ह्यूज रोल इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म और नॉर्मल होम्योस्टेसिस. नाउ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड pH. सो नोट दैट द H प्लस आयन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज एक्सप्रेस्ड इन द नैनो इक्विवेलेंट. जो हमने अभी डिस्कस किया कि नैनो इक्विवेलेंट होता है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. H प्लस इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. Compare from sodium and chloride. Sodium chloride हमें पता है they are in the milliequivalent per liter and they are the larger one. They are, उनका amount ज़्यादा होता है in the extracellular fluid, but H plus is very very minimum. And we all know a nano equivalent is equal to the 10 to the power 9 of a milliequivalent. Nano means 10 to the power 9 से conversion factor होता है. And now because nano equivalents represent the such a small amount, the H plus is routinely expressed in pH. H plus को concentration में pH में इसीलिए ज़रूरत पड़ता है क्योंकि nano equivalent is a very very small amount, but this small H plus has a very big role in the maintaining the normal homeostasis. हमने देखा कि it has a difference between life and death. Okay, so although concentration is very very small, but they have a very very significant influence on the metabolism. So for pH, we know that pH is calculated by the minus log H plus concentration, where H plus is the hydrogen ion concentration in the millimole per liter, but in this case when we calculate pH of the body, it is nano equivalent per liter, क्योंकि पता है कि H plus concentration is very very less. And so we all know 1 nano equivalent is equal to 1 to the 10 to the power 9 nano equivalent. So if we can convert this 40 nano equivalent को हम convert करेंगे multiplied by 1 equivalent और 10 divided by 10 to the minus 9, so it will become 40 multiplied by 10 to the power 9. Minus 9 is the conversion factor, so it will come around 4 into 10 to the power 8 millimole per liter. यदि हम nano equivalent को millimole में convert करें. Okay, we all know that nano equivalent is equal to 1 billion और 10 to the power minus 9 इसका conversion factor होता है. Now ये हमारे पास एक नंबर आ गया H plus concentration. अब इसको हम pH कैलकुलेट करेंगे. So pH is minus log H plus, so minus log 4 into 10 to the power 8 and this comes around 7.4. थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं. So calculate here the pH. देखते हैं ये 7.4 कैसे आया. सो pH इज माइनस लॉग 4 इंटू 10 टू द पावर 8. ओके, सो माइनस लॉग 4 प्लस माइनस ब्रैकेट माइनस 8 लॉग 10. ये लॉग के फॉर्मूला है. इफ़ यू कैन डू द बेसिक मैथमेटिक्स यदि हमें याद हो तो दिस इज हाउ लॉग इज कैलकुलेटेड. सो माइनस हमने इधर रख लिया. लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020 और माइनस प्लस माइनस 8 and log 10 is equal to, we know log 10 की वैल्यू होती है 1, so minus 8 multiplied by 1, so it will become minus 0.6020 minus 8. यदि हम कैलकुलेट करें, यदि हम इस माइनस को अंदर ले लें, so it will become 8 minus 0.6020 and it comes around 7.398 or 7.4. this is the number of life. so जब तक ये 7.4 मेंटेन है, everything is well. okay, so now the relationship between the hydrogen ion concentration and pH. So we all know this is very important. For normally क्या होता है, when pH is 7.4 the concentration is 40 nano equivalent per liter. alright, so जैसे जैसे pH घटता है या बढ़ता है, H plus आयन का concentration obviously घटेगा या बढ़ेगा. okay,
मोर और लेस जो pH चेंजेस अप्रोक्सीमेट 0.1 फॉर एवरी 10 नैनो इक्विवेलेंट H प्लस कंसंट्रेशन। मतलब यदि 40 से 60 होगा मीन्स इट इज 20, सो pH विल कम डाउन टू 0.2 मीन्स pH शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम 7.4 से 7.2 आना चाहिए। तो हेयर वी कैन सी 60 पे pH इज योर 7.2। ऑलराइट, लाइकवाइज यदि H प्लस कंसंट्रेशन 40 से 20 यदि कम होती है तो इट मीन्स pH शुड इंक्रीज बाय द यूनिट ऑफ 0.2, मतलब pH शुड बिकम 7.4 से कितना होना चाहिए, 7.6 हो जाना चाहिए। सो हेयर वी कैन सी इट शुड बी हेयर। क्लियर? सो इट मीन्स pH जो होता है नॉर्मली फॉर एवरी 10 नैनो इक्विवेलेंट यदि H प्लस कंसंट्रेशन ऐड होता है या कम होता है तो मोर और लेस pH चेंजेस फॉर 0.1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द pH एंड H प्लस कंसंट्रेशन। ऑलराइट, एंड दिस वी ऑल नो दिस इज द फिजियोलॉजिकल रेंज जो हमारा 7.35 टू 7.45 जो हमारा नॉर्मल रेंज होता है। Now, what is the ABG in clinical scenario? So, ABG provides valuable information on the acid-base balance in the course of patient illness and condition. We know, and reliable determination of ventilation success is evident by CO2 and oxygen content. Obviously, हमें पता है कि पेशेंट जो वेंटिलेटर पे होते हैं, जो इंट्यूबेटर होते हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट पे होते हैं, उनमें ABG हम फ्रीक्वेंटली करते हैं टू नो द वेंटिलेशन स्टेटस, एंड इट इज़ अ मोर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ सक्सेसफुल गैस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजनेशन। ओके, and ABG reflects the physiological state of the patient at the time of sampling, and this ABG value should be correlated carefully with the clinical condition and clinical presentation of the patient. Alright, indications क्या क्या होते हैं? What are the indications? We all know that ARDS, acute respiratory distress syndrome, severe sepsis, septic shock, hypovolemic shock, diabetic ketoacidosis, renal tubular acidosis, sometimes CKD also, acute respiratory failure, acute heart failure, cardiac arrest, post CPR, and asthma attack. These all are the conditions where we do the ABG एंड इंटरप्रेट अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन को समझते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है एबीजी का? वी शुड रिमेंबर द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, दैट इज द एबनॉर्मल मॉडिफाइड एलन टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझेंगे। इसमें क्या करते हैं? वी शुड अटेम्प्ट इन दैट सिचुएशन पंक्चर एट अ डिफरेंट साइड। तब हम रेडियल से सैम्पलिंग नहीं करते, किसी और डिस्टेंट आर्टरी से हम सैम्पलिंग करेंगे। यदि कोई लोकल इन्फेक्शन है और डिस्टॉर्टेड एनाटॉमी एट द पंक्चर साइट, वहाँ पे हम इसको अवॉइड करना चाहिए। कंजेनिटल और एक्वायर्ड malformation है, बर्न है, so in that situation we avoid, and if the presence of AV fistula है, vascular graft, वहाँ पे हम ABG पंक्चर नहीं करते हैं। and if there is a known or suspected severe peripheral vascular disease of the limb involved, यदि कोई peripheral vascular disease है जहाँ से हमें सैम्पलिंग करनी है तो in that situation उसको हम आर्टरी को पंक्चर नहीं करते हैं। ओके, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं? सीवियर कोएगुलोपैथी, एंटीकोएगुलेशन थेरेपी विद वारफेरिन, हिपेरिन डेरिवेटिव्स लाइक डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, फैक्टर 10 इनहिबिटर्स, एंड यूज ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। यदि स्टेप्टोकाइनेज और टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटर में यूज़ किया है तो वी कैन अवॉइड फॉर एबीजी इफ नॉट रिक्वायर्ड और इफ नॉट स्ट्रिक्टली इंडिकेटेड। बट रिमेंबर यार, एस्पिरिन जो होता है, एस्पिरिन इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आर्टीरियल सैम्पलिंग मोस्ट ऑफ द केसेस। यदि एस्पिरिन में पेशेंट है तो वी कैन गो फॉर एबीजी। ऑलराइट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू नो मॉडिफाइड एलन टेस्ट। हम क्या करते हैं? एबीजी सैम्पलिंग हम रेडियल से करते हैं, बट बिफोर दैट रेडियल से सैम्पलिंग करने से पहले वी शुड ऑल do a modified LN test, so look for the patency for the circulation। so करते कैसे हम? हमें पता है कि हैंड की सप्लाई रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी से होती है, so दोनों को हम लोकेट करते हैं, लोकेट द अल्नर रेडियल आर्टरी एंड हैव द पेशेंट टू मेक द टाइट फिस्ट। पेशेंट को फिस्ट हाथ बंद करने के लिए बोलना है, टाइट फिस्ट फॉर 30 सेकेंड्स, एंड नाउ ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो। दोनों आर्टरी को हमें दबा के ब्लड फ्लो प्रेस करना है। रेडियल को हमने प्रेस कर दिया, अल्नर को भी प्रेस कर दिया। ओके, एंड नाउ टिल द पेशेंट टू अनक्लेंच। फिर पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपना हाथ खोलो, एंड देयर पाम शुड ब्लांच। क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है तो पाम शुड ब्लांच। इफ इट डज नॉट, इट मीन्स यू आर नॉट अप्लाइंग द इनफ प्रेशर। यदि ब्लांच नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा प्रेशर हम अच्छे से प्रेस करके दोनों आर्टरी को क्लूड करें एंड स्टार्ट अगेन। ओके, नाउ व्हाट इज नेगेटिव मॉडिफाइड एलन टेस्ट? यदि हमने दोनों को आर्टरी रेडियल और अल्नर को प्रेस कर दिया, देन वी हैव टू रिलीज द प्रेशर ऑन द अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी को हमने छोड़ दिया, रेडियल को हमने स्टिल अभी हमने प्रेस करके रखा हुआ है। If the hand flushes within 5 to 15 seconds, this show that the hand is a good flow। यदि हमने रेडियल आर्टरी के ऊपर से प्रेशर हटा दिया, so the hand will flush within 5 to 15 seconds, it means अल्नर से सर्कुलेशन अच्छा है। Alright, but what is positive modified LN test? If
after releasing the pressure on ulnar artery, if hand does not flush within 5 or 15 seconds, the circulation of the ulnar artery is not sufficient. Okay, and in this case radial artery should not be punctured. यदि हमने इसको अल्नर पे प्रेशर उठाया, हटा दिया, एंड ये अभी तक जो है 5 और 15 सेकेंड में फ्लश नहीं हुआ, इन दैट केस अल्नर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है. इन दैट सिचुएशन नो रेडियल पंक्चर if there is a positive modified LN test. So always do LN test, modified LN test before doing radial artery puncture. So what is the normal value? We should always remember this. In arterial blood pH is 7.4, 7.35 to 4.5. Venous blood का pH थोड़ा सा slightly acidic हो जाए, 7.36, 7.33 to 7.43 is the range. PO2 ABG में arterial sampling में 80 to 100 mmHg, venous blood में 35 to 40 mmHg होता है. PCO2 का जो कंसंट्रेशन है आर्टियल ब्लड में 35 to 45, बट वेनस में स्लाइटली हायर साइड 41 to 51 mmHg रह सकता है. बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन 22 to 26 इन आर्टियल ब्लड एंड इन वेनस ब्लड 24 to 28. ऑक्सीजन सैचुरेशन 95%, मोर देन 95 इन आर्टियल ब्लड, बट इन वेनस ब्लड यूजुअली 70 to 75. ओके, बेस एक्सिस -2 to +2 एंड इन वेनस ब्लड 0 to 4. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नॉर्मल वैल्यूज, क्योंकि नॉर्मल वैल्यूज हमें पता रहेंगे तो भी हम एबीजी को इंटरप्रेट कर पाएंगे. सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. ये अभी हमने बेसिस को डिस्कस किया है. इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस वी विल स्टडी 1 by 1 एसिडोसिस एल्कलोसिस इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. सो लाइक द वीडियो, कॉमेंट, share among your friends and subscribe the channel for the further updates, and stay tuned for the new videos on the ABG. So thank you so much again for watching.